नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान के DGISPR का आतंकी अवतार दिखाएंगे, जो भारत को धमकाने के लिए एक मोस्ट वांटेड आतंकी की भाषा बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर पानी बंद करोगे तो सांसें बंद करेंगे। इसीलिए आज इस आतंकी भाषा की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाएगी। फिर आपको पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप कहेंगे ये डर अच्छा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को रौद्र चेतावनी दी थी, जिसके बाद वहां से खौफ के रुझान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या कहा है वो नोट कीजिएगा। पाकिस्तान पर भारत की मिसाइल वर्षा कई दिन पहले बंद हो गई है, लेकिन अब भारत में सियासी युद्ध में एक दूसरे सवालों की मिसाइल दागी जा रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी और विदेश मंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब बीजेपी ने भी कुछ सवालों के साथ ही दिया है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रे लिस्ट। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराएगा और इसके लिए मजबूत केस तैयार करेंगे। आज कर्नाटक के उस सियासी कलेश की कुंजी भी खोलेंगे, जिसका केंद्र है अभिनेत्री तमन्ना भाटिया। क्यों तमन्ना भाटिया को लेकर कर्नाटक सरकार पर विपक्ष और सोशल मीडिया हमलावर है, सत्ता की एक कुंजी इस पर भी हमने तैयार की है। आज कोटा में छात्रों के सुसाइड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोटा में छात्रों के सुसाइड के मामलों को गंभीर बताया है और सरकार से पूछा है कि एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं और छात्र कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप पर, जिन्होंने एप्पल को टैरिफ वाली धमकी दे दी है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा था कि वो भारत में मैन्युफैक्चर ना करके अमेरिका में आईफोन बनाए, पर अब ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका में एप्पल पर 25% टैरिफ लगा देंगे। मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी की एक गजल के कुछ अल्फाज हैं। अंदर का जहर चूम लिया, घुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। और ये शब्द इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की प्रोपेगेंडा मशीन बन चुके DGISPR पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो मानसिकता से तो आतंकी हैं, लेकिन फौज की वर्दी पहनकर दुनिया को धोखा देने में लगे थे, जो अब तक सिर्फ अपनी हारी हुई फौज और आतंकियों के सपोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन अब आतंकियों की भाषा बोलने पर आ गए हैं। सच्चाई है कि आसिम मुनीर के DGISPR आजकल पाकिस्तान की आतंकी सोच के ऑफिशियल पोस्टर बॉय बनकर घूम रहे हैं और आतंकियों की डिक्शनरी से चुन चुनकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेना के ऑफिसर का बयान है या किसी आतंकी का बयान है। पाकिस्तान की सत्ता ने कॉपी पेस्ट करने में मास्टर डिग्री ली है। ये तो हमने आपको सत्ता में कई बार दिखाया है, बताया है, लेकिन अब वहां फौज में बैठे लोग आतंकियों के बयान को कॉपी पोस्ट कर रहे हैं और भारत को धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं, बिल्कुल उन ड्रोन्स की तरह जिन्हें भारत ने हवा में खत्म कर दिया था। पाकिस्तान की आतंकी सोच के इस ऑफिशियल पोस्ट बॉय का चेहरा तो आपने कई बार देखा होगा, जो भारत से सैन्य तनाव के दौरान मुनीर की इज्जत बचाने के लिए उनका मुखपत्र बनकर घूम रहे थे। अब नाम भी सुन लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जिनका पसंदीदा काम है आसिम मुनीर की प्रोपेगेंडा मशीन बनकर पाकिस्तान की हार को डिफेंड करना। लेकिन भाषा पाकिस्तानी सत्ता की गोद में बैठे बिल्कुल कुख्यात आतंकियों के जैसी है। तो आसिम मुनीर की फौज और शहबाज के प्रिय आतंकियों में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर की भाषा और कुख्यात आतंकियों की भाषा एक है। पाकिस्तानी सेना की सोच और आतंकियों की सोच भारत के खिलाफ बिल्कुल एक है। और पाकिस्तानी फौज की कट्टरता और आतंकियों की कट्टरता में भी वहां बिल्कुल फर्क नहीं है। बस फर्क है तो कपड़ों का, जहां सेना वर्दी पहनती है और आतंकियों के कपड़े अलग हैं। वैसे आज हम आपको पाकिस्तानी सेना के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी के बारे में एक ऐसी जानकारी भी देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मीडिया के कैमरों के आगे बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुनीर के इस ऑफिसर को आतंकी जैसी भाषा और सोच विरासत में मिली है। शायद आपको ये पता ना हो, पाकिस्तानी फौज में जिस शख्स को सेना का ऑफिसर बना दिया है, उसका पिता एक डिजिग्नेटेड आतंकी था, जिसका नाम था बशीरुद्दीन महमूद, जिसका कई आतंकी संगठनों से कनेक्शन रह चुका है। अहमद शरीफ चौधरी का पिता बशीरुद्दीन महमूद एक ग्लोबल आतंकवादी था।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका लिंक दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन के साथ भी था। वैसे अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर वो विज्ञान से निकलकर सीधे आतंक की प्रयोगशाला में चला गया। बशीरुद्दीन महमूद उसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी देने का दोषी भी पाया गया, जिसके बाद 2001 में साथी वैज्ञानिक के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद 2001 में यूएनएससी ने बशीरुद्दीन महमूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। इसीलिए आतंकी जैसी भाषा और आतंकी जैसे कट्टर विचार पाकिस्तानी सेना के DGISPR को विरासत में मिले हैं। वैसे जो लोग पाकिस्तानी सेना के नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जानते हैं, उन्हें पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के बयान को सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि कट्टरता की चैंपियनशिप में खुद उनके चीफ आसिम मुनीर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी खुद की भाषा सेना के किसी ऑफिसर की तरह कम और एक कट्टर मौलाना जैसी ज्यादा है, जो पाकिस्तान के लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम वाली जहरीली तकरीरें करते हैं। एक रील देखिए और बताइए, ये कोई फील्ड मार्शल है या कट्टरपंथी मौलाना? आपने आसिम मुनीर के बयान सुने, शायद इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी बताया है। एक डच अखबार को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विचारों और व्यवहार में धार्मिक कट्टरता साफ नजर आती है। You have a Pakistani leadership, especially their army chief, who is very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. वैसे पाकिस्तान में सेना और आतंकियों का ये रिश्ता कितना अटूट है, इसके सबूत दुनिया ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख लिए हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से लेकर उसके दूसरे शहरों में बैठे आतंकियों को चुन चुन कर मारा था, और जब उन आतंकियों का जनाजा निकला तो सेना और फौज का प्रेम सबने देखा। आतंकियों के जनाजे में कैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से फूल भिजवाए गए थे। जनाजे की नमाज में सेना के बड़े बड़े अधिकारी गम जाहिर करने पहुंचे थे, और भारत ने तब भी पाकिस्तान से सवाल किया था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, और भारत आज भी ये सवाल पूछ रहा है। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर उनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित। पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे, उन पर ऐसे प्रहार किया कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला भी कोई। और अब हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर गिरी एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसका बटन रावलपिंडी की जेल से दबाया गया है। और ये काम किया है जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और मिसाइल का नाम है इमरान मिसाइल। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान में मुनीर को मुनीर की सहमति से फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया है, तो इस पर इमरान खान ने कहा है कि माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि ज्यादा अच्छा तो ये होता कि उन्हें बादशाह की उपाधि दी जाती।
क्योंकि अभी मुल्क के अंदर जंगल राज है और जंगल में केवल एक ही बादशाह होता है। अगर आसिम मुनीर पर इमरान खान के इस कटाक्ष को तस्वीरों का रूप दिया जाए तो ये किस तरह नजर आएंगी, वो भी आइए आपको दिखाते हैं। ये मुनीर पर इमरान खान के बयान का AI संस्करण है, जिसमें आप एक तरफ तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देख रहे हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में मुनीर के बादशाह अवतार वाली वो तस्वीर है जिसे AI के जरिए तैयार किया गया है, जिसमें उनके लिए सर पर फील्ड मार्शल की कैप नहीं बल्कि बादशाह वाला ताज मौजूद है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की टीम ने उनके इस बयान का एक AI वीडियो भी जारी किया है, वो भी आइए हम आपको दिखाते हैं। जब आप लोगों को ये पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा उतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। अब खुद को जनरल से फील्ड मार्शल बनाने वाले आसिम मुनीर पर इमरान खान के इस बयान से कौन सा नया कलेश छिड़ गया है, इस पर भी एक छोटी सी रील देख लीजिए। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक खलबली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को जो सख्त संदेश दिया, उसके बाद से तो पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के तेवर को देखते हुए अब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है। कल पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है। इसके बाद घबराया पाकिस्तान पीएम मोदी के इस बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंक के आका और उन्हें पनाह देने वालों में कोई फर्क नहीं है। शहबाज सरकार भारत के इस कड़े रुख का मतलब समझ रही है और भारत के डर से ये कह रही है कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर ही बात होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे भारत की आक्रामकता बताया। कल पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकी हमले की कीमत चुकाएगा, जवाब देने का समय और तरीका सेना तय करेगी। इसके बाद से पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के आक्रामक रुख पर ध्यान देना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि भारत के खिलाफ आतंकी एजेंडा चलना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीकानेर से पीएम मोदी कल जो कुछ कह रहे थे, उसके बाद कैसे 600 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक हलचल देखी गई, उसे आप इस न्यूज रील से समझिए। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान और दुनिया को जो संदेश दिया, उससे पाकिस्तान में तो हलचल है ही, भारत में भी इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे, जिसके जवाब में आज बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि आपने आतंकवाद पर पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। इसके जवाब में आज बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन अब देश के 140 करोड़ लोगों से नफरत करने लगे हैं। राहुल गांधी ने पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर सीज फायर पर सहमति क्यों जताई और भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया। बीजेपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर यह राजनीति बता रही है कि कैसे पाकिस्तान की कहानी को भारत में कांग्रेस की तरफ से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम से पूछा था कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह तय करना चाहिए कि वो भारत के नेता विपक्ष हैं या निशाने पाकिस्तान। कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के बाद आज राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी 3 सवाल पूछे। कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, पाकिस्तान की निंदा करने में कोई भी देश भारत के साथ क्यों नहीं है,
ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था? ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर सवालों की मिसाइलें दागी गई हैं? इस पर एक न्यूज रील भी देखिए। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? कोई कैजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों ऐसा चुप्पी साधी सब कुछ हो रहे हैं? राहुल गांधी जी सही बात कहे इसलिए ना आप लोग बौखलाए गए हैं और एक के बाद एक नेतागण को आप तैनात करते हैं राहुल जी की बात खंडन करने के लिए। हमारी पॉलिसी है कि हम तीसरे मुल्क को लाएंगे नहीं पिक्चर के अंदर, तभी ले जाए वो। और किसने कहा उनको कि आप सीज फायर करवाइए? अचानक सीज फायर हो गया, देश देखता रह गया। और अगर विपक्ष ने क्वेश्चन पूछे उनको जो पूछना वाजिब भी होता, वरना जनता पूछती है विपक्ष को राहुल जी आप क्या करेंगे उस वक्त? 26 जारा के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाए जाते थे। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों के साथ फोटो शूट होते थे। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। बार बार हमारी सेनाओं के ऊपर सवाल करते हैं, एक तरह से पाकिस्तान की ही भाषा बोल बैठते हैं। कभी तो वो समझें कि सत्ता पाने के लिए वो देश का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं कि देश के दुश्मनों की ही भाषा बोल रहे हैं। उन्हीं के वीडियो पाकिस्तान दिखाता है। राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला, और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? दुनिया जानती है पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत का विरोध है, एकमात्र उद्देश्य भारत का दुष्प्रचार करना है। लेकिन सत्ता में अब आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में इंसानियत जैसा शब्द है ही नहीं। बुधवार की विमान टर्बुलेंस वाली घटना के वीडियो के साथ आपको हम ये बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान की हरकत को शर्मनाक, अमानवीय कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा है, बातचीत बंद है, आना जाना बंद है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है तो दुश्मन भी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। वो दुश्मनी से ज्यादा इंसानियत को तरजीह देते हैं। लेकिन 21 मई की घटना ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं से भी वो कंगाल हो चुका है। बुधवार को इंडिगो विमान में टर्बुलेंस की ऐसी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। आंधी तूफान में विमान इस तरह फंस गया था कि 227 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। वीडियो को देखकर घर में बैठे लोग डर गए, ये सोचकर कि कभी उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान का जो नया शर्मनाक कारनामा सामने आया है वो हैरान करने वाला है। 21 मई को इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पठानकोट के पास अचानक मौसम बिगड़ गया, विमान भारी तूफान और ओलावृष्टि में फंस गया। इसके बाद विमान के पायलट ने पाकिस्तान से संपर्क किया। पायलट ने लाहौर ATC से कांटेक्ट किया, कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की अनुमति मांगी ताकि खराब मौसम की वजह से खतरे को टाला जा सके। लाहौर ATC ने पायलट के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक विमान तेज आंधी और बारिश में पहुंच गया था। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान को अपने रूट पर रहना पड़ा। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान भीषण टर्बुलेंस में फंस गया। इस दौरान पायलट ने फ्लाइट की स्पीड तेज कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान में सवार 227 यात्रियों की जान खतरे में आ गई थी। हालांकि प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कराया गया। सभी यात्रियों की जान बच गई। आंधी तूफान से विमान का क्या हाल हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विमान का अगला हिस्सा बिल्कुल टूट चुका था। विमान के अंदर यात्री प्रार्थना कर रहे थे। कई यात्रियों को तो ये महसूस हो रहा था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। बस पाकिस्तान की क्रूर नीति और क्रूर नीयत फिर से दुनिया के सामने आ गई।
सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान ये चाहता था कि विमान क्रैश हो जाए? क्या पाकिस्तान विमान में सवार 227 लोगों की मौत चाहता था? आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये वही पाकिस्तान है जो अपनी धरती से उन आतंकवादियों को भारत में भेजता है जो धर्म पूछकर गोली मारते हैं। इस विमान में टीएमसी के कई सांसद थे। इस विमान में हिंदू थे, मुसलमान थे, अलग अलग धर्म के लोग मौजूद थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ भारत से ईर्ष्या की आग में जल रहा था। आपको बता दें, एयर स्पेस को लेकर नियम है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज़्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल नियमों को लेकर नहीं है, यहाँ सवाल है नियत को लेकर, यहाँ सवाल इंसानियत को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। वैसे भारत में इस घटना की जांच हो रही है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस मामले की जांच कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद के साथ साथ अपनी इन हरकतों की वजह से दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष स्पष्ट करने और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस गया है। आज जब इस प्रतिनिधिमंडल का विमान मॉस्को में लैंड करने वाला था तो वहां अचानक ड्रोन अटैक हो गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद एयर स्पेस को तुरंत बंद कर दिया गया। विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। काफी देर तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इस विमान में डीएम के सांसद कनिमोई, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मनजीव सिंह पुरी सवार थे। भारत के प्रतिनिधिमंडल को रूस की जमीन छूने से पहले आसमान में इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनके संदेश की गूंज पहले ही मॉस्को तक पहुंच चुकी थी। काफी देर तक हवा में रहने के बाद जब विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई तो मॉस्को ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन ये सिर्फ राजनयिक परंपरा नहीं थी। इस स्वागत में आतंक के खिलाफ एकजुटता की भावना थी। इसके बाद भारत का प्रतिनिधिमंडल सीधे रूस की संसद डूमा पहुंचा, जहां आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात खुलकर रखी गई। रूस की संसद डूमा में वहां के वरिष्ठ सांसदों और रूस की विदेश मामलों की समिति के साथ भारतीय सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान तमाम रूसी सांसदों ने आतंक के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया। रूस में भारत के दूतावास ने इस बैठक की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, टीम इंडिया ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट संदेश दिया है। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित है। नाम है तमन्ना भाटिया। वैसे ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कभी फिल्म में रोल को लेकर, कभी आइटम सॉन्ग को लेकर, लेकिन इस बार इनकी चर्चा हो रही है 6 करोड़ 20 लाख रुपए वाले एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मामला कर्नाटक से जुड़ा है, इसलिए इस चर्चा में सवाल भी है, राज्य सरकार का जवाब भी है और क्षेत्रवाद वाले एंगल से बहस भी है। पहले पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं, उसके बाद हर पहलू पर चर्चा भी करेंगे। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को 2 वर्ष के लिए मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 22 मई को यानी कल कर्नाटक सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन में इसका जिक्र है कि तमन्ना भाटिया 2 वर्ष तक मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। ये भी लिखा गया है कि इसके लिए उन्हें 6 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम दी जाएगी।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। कर्नाटक के लोग सरकार से कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर कर्नाटक की सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल KSDL यानी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड इस साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये साबुन कर्नाटक में सांस्कृतिक महत्व रखता है, इसलिए कन्नड़ वाले सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि कई कन्नड़ अभिनेत्रियां हैं, फिर किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों चुना गया। रश्मिका मंदाना का नाम लेकर यह पूछा गया कि कई कन्नड़ अभिनेत्रियां थीं, फिर भी तमन्ना भाटिया को यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। सिर्फ कन्नड़ एक्ट्रेस को इस ब्रांड को प्रेजेंट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर कर्नाटक सरकार ने जवाब भी दिया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री MB पाटिल ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया और ये भी बताया कि इसके लिए तमन्ना भाटिया को ही क्यों चुना गया है। ये लिखा कि कन्नड़ फिल्म उद्योग के प्रति गहरा सम्मान और आदर है। कुछ कन्नड़ फिल्में तो बॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर दे रही हैं। मैसूर सैंडल का इरादा कर्नाटक से बाहर के बाजारों में भी अपनी पहुंच को बनाना है। कर्नाटक का गौरव राष्ट्र का रत्न भी है, इसलिए कई मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात करने के बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। ब्रांड एम्बेसडर चुनने के लिए काफी विचार विमर्श और कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे किसी भी कैटेगरी के लिए उपलब्धता, सोशल मीडिया प्रेजेंस का खास ध्यान रखना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर तमन्ना भाटिया के 2.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो इसके लिए बिल्कुल सही हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री MB पाटिल ने नाम लेकर बताया कि कई कन्नड़ एक्ट्रेस को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। ये बताया कि दीपिका पादुकोण के नाम को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन वो बजट में नहीं थी। रश्मिका मंदाना को भी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। तो ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।